कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे 10 चरणों में पूरा होता है और जो हेक्सोज शर्करा है ग्लूकोज वो किस तरह से पाइरूवेट में टूटती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो 10 रिएक्शंस हैं उनमें से रिएक्शन फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जो हमने देखी थी वो इन्वेस्टमेंट रिएक्शंस हैं जहां पर एटीपी यूज किया जाता है और फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ एनर्जी रिक्वायर होती है ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप्स को ऐड करने के लिए और उसके बाद ग्लूकोज को 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है रिएक्शन 1 से 5 में। ग्लूकोज से प्रारंभ होके और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स तक की अभिक्रिया इन रिएक्शंस में आती है। रिएक्शन 6 से 10 तक जो है वो पे ऑफ रिएक्शंस थी, जो रिएक्शंस एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं। शुगर फॉस्फेट्स तोड़े जाते हैं, क्लीव होते हैं टू फॉर्म ट्रायोज फॉस्फेट्स। इस रिएक्शन में जहां 6 से 10 तक की रिएक्शंस हैं उनमें 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और 2 NADH प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स है जहां पर एनर्जी एटीपी के रूप में लिबरेट हो रही है, चाहे डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा जहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अभिक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी जो यूज होते हैं वो एक ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन के लिए और दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने के समय यूज होते हैं। इसके बाद 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स टू 4 एडीपी। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी जहां सबस्ट्रेट से जो रिलीज हो रहे हैं वो सीधा उस एडीपी से एटीपी को बनाने के काम में आ रहे हैं। और इस पूरे 1 से 10 तक की अभिक्रिया में नेट गेन अगर हम देखें वो 2 एटीपी और 2 NADH का है। यहाँ 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि 2 एटीपी रिएक्शन 1 to 5 में कंज्यूम हो जाते हैं तो नेट गेन जो एटीपी का हुआ वो 2 एटीपी है और 2 NADH यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओवरऑल जो रिएक्शन है C6H12O6 यानी ग्लूकोज की, जिसमें 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 NAD कोएंजाइम, ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बना रहे हैं पाइरूवेट। 2 ATP नेट जो आ रहा है प्लस 2 NADH जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 6 ATP का निर्माण करेंगे। तो ओवरऑल एक एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीशन के बाद नेट ATP 8 होगा। अब जो पाइरूवेट बना है एरोबिक कंडीशंस में इसका क्या फेट होता है। ग्लाइकोलाइसिस के ग्लूकोज के अपघटन से एरोबिक कंडीशंस में जब पाइरूवेट बनता है यानी कि जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है उस समय ये 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेट होता है। इसका डी कार्बोक्सिलीकरण होता है यानी इसमें से CO2 रिमूव की जाती है। इस CO2 को रिमूव करने के लिए एक पूरा ग्रुप ऑफ एंजाइम्स काम करता है जिसको हम पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं और इस सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं अलोंग विद कोएंजाइम A एंड NAD। ये 3 कार्बन पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेशन के बाद 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल CoA बनाता है और CO2 रिलीज करता है। साथ ही में कोएंजाइम NAD को ये रिड्यूस कर देता है इनटू NADH। तो ये तो कंडीशन हुई पाइरूवेट की एरोबिक कंडीशंस में कि जब फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट का निर्माण हो उसके बाद पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन और एसिटाइल CoA का निर्माण एरोबिक कंडीशंस में। यदि कंडीशंस ऐसी हैं जहां ऑक्सीजन अनअवेलेबल है या ऑक्सीजन की मात्रा कम है उस समय पाइरूवेट का फेट क्या होता है। एनएरोबिक कंडीशन में यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पाइरूवेट रिड्यूस होता है इनटू लैक्टेट। NADH जो प्रोड्यूस हुई थी स्टेप 6 to 10 में वो NADH यहाँ पर फिर से सबस्ट्रेट लेवल पे ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू NAD और ग्लाइकोलाइसिस को पाइरूवेट से लैक्टेट तक कंटिन्यू कराती है।
जब स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज यानी बहुत हैवी वर्कआउट या एक्सरसाइज की जाती है, फिजिकल वर्क किया जाता है, तो मसल्स में भी उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो कमी एनएरोबिक कंडीशंस प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे समय में मसल्स में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वहां पर भी लैक्टेट जमा होना शुरू हो जाता है, लैक्टेट का अक्यूमुलेशन शुरू होता है और वो मसल फेटीग या मसल के या पेशियों के थकान के रूप में महसूस किया जाता है। पायरुवेट ये कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड जो ग्लूकोज के अपघटन से बना है, ये उस 6 से 10 वाली स्टेप्स की जो रिएक्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस की, उसका जो NADH है उसको यूज करते हुए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और NAD को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जैसे हम परिभाषा में इसको बताते आए हैं कि द टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस occurring in the absence of oxygen which leads to anaerobic respiration. बेसिकली दो तरह के एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, इथेनॉल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इथेनॉल फर्मेंटेशन मेनली होता है यीस्ट में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी ये प्रोकैरियोट्स में इथेनॉल फर्मेंटेशन बेसिकली है। बैक्टीरिया में लैक्टेट रिप्लेस होता है अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोपियोनेट से। फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन में जो पायरुवेट बना है जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, वो कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाल्डिहाइड बाय पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। जैसे हमने एरोबिक में पायरुवेट का देखा डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन यहाँ एंजाइम आ रहा है इथेनॉल फर्मेंटेशन में, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल फर्मेंटेशन में वहां वो एसिटाइलडिहाइड बनाता है आफ्टर द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये एसिटाइलडिहाइड कन्वर्ट किया जाता है इनटू इथेनॉल बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो इथेनॉल यहाँ प्रोड्यूस हुआ पायरुवेट से एसिटाइलडिहाइड और एसिटाइलडिहाइड से इथेनॉल। जब मसल सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है तब लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है जो पायरुवेट को रिड्यूस कर देता है इनटू लैक्टेट यूजिंग NADH। ये एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का इथेनॉल फर्मेंटेशन, यानी जिस एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में इथेनॉल का निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण, ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस पूरा हुआ एनएरोबिक है, इसलिए यहाँ पर 2 ATP यूज करते हुए फाइनली यहाँ 2 पायरुवेट बने, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू 2 एसिटाइलडिहाइड बने, NAD से NADH का निर्माण हुआ था at the time of glycolysis। जब एसिटाइलडिहाइड पुनः अभिक्रिया करता है आगे तो वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इनटू इथेनॉल। इस समय जो NADH उपलब्ध था वो NADH यूज होता है और पुनः NAD में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ये सबस्ट्रेट लेवल पे हो रहा है, ना कि NADH पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडाइज हो। तो ये ग्लूकोज से एथेनॉल का निर्माण एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में इथेनॉल फर्मेंटेशन कहलाता है। दोनों में अंतर क्या है, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस? मेन डिफरेंस एरोबिक एंड एनएरोबिक में प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है कि वंस whereas aerobic glycolysis occurs in the presence of oxygen, anaerobic occurs in the absence of oxygen। फिर जो डिफरेंस है सबसे ज्यादा दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP की जो एनर्जी यील्ड है वो दोनों में बहुत ज्यादा डिफर करती है, क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस सिग्निफिकेंटली एफिशिएंट ATP प्रोडक्शन पाथवे में आगे जाता है जो क्रेब्स साइकिल के थ्रू और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कंप्लीट होती है। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस
एक लेस एफिशिएंट एटीपी प्रोडक्शन पाथवे है जो कंप्लीट होता है आइदर थ्रू इथेनॉल फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक की एनर्जेटिक्स देखी थी कि 10 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, तो नेट जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्शन है वो 8 एटीपी का है। लेकिन इस केस में जब एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है तब वो चाहे इथेनॉल फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से जा रहा है, वहां पर यील्ड जो है वो बहुत ही इसके मुकाबले कम होती है कि उस एनएरोबिक में 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। डिफरेंसेस अगर हम देखें एरोबिक, अगर हम दोनों को कंपेयर करें एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, तो टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस which occurs in the presence of oxygen, anaerobic which occurs in the absence of oxygen। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यूकैरियोटिक सेल्स की विशेषता है कि वहां एरोबिक सिस्टम या एरोबिक रेस्पिरेशन अकर करता है। एनएरोबिक में अकर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे हमने देखा कि जब मसल्स में ऑक्सीजन डिप्लीट होती है, जब बहुत हार्ड फिजिकल वर्क किया जाता है, ऑक्सीजन कम होने लगती है, उस समय कोशिकाएं स्विच करती है टू एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और वहां पर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू होता है। प्रोकैरियोटिक में हमने इथेनॉल फर्मेंटेशन देखा कि कैसे ईस्ट में इथेनॉल का निर्माण होता है फ्रॉम पायरूवेट। देन जैसे एक बार पायरूवेट बना एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पाथवे में आगे जाता है और क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एटीपी जनरेट करने के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती हैं चक्र। एनएरोबिक में जो प्रोडक्ट पायरूवेट आया है वो आइदर इथेनॉल फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोसीड करता है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये एटीपी प्रोडक्शन नहीं करती हैं और भी NADH को सबस्ट्रेट लेवल पे ऑक्सीडाइज करके उस NADH से बनने वाले एटीपी का भी नुकसान करती हैं। तो दोनों में क्रेब्स साइकिल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जहां एटीपी रिलीज कर रहे हैं, यहाँ एटीपी नहीं बन रहे हैं। फिर आगे का जो प्रोसेस एरोबिक का है वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, चाहे क्रेब्स साइकिल हुआ, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोसोल में ही प्रोसीड करता है, बी इट इथेनॉल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरूवेट बना है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटाइल कोए, जबकि यहाँ पर जो पायरूवेट बना है it reduces either into lactate या फिर acetaldehyde in ethanol fermentation। तो यहाँ जो एसिटाइल कोए जो आगे की अभिक्रियाओं के लिए जो क्रेब्स साइकिल के लिए आवश्यक है उसके लिए एक प्रोडक्ट बनता है पायरूवेट से। इस केस में एनारोबिक में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या इथेनॉल फर्मेंटेशन में वो अभिक्रिया पूर्ण होती है। एरोबिक का जो एंड प्रोडक्ट है यानी पूरा यूटिलाइज होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कल्मिनेट होता है। एनएरोबिक में एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड या इथेनॉल ही रहते हैं। इस केस में एरोबिक में 2 GTP, 6 NADH, 2 FADH2 ये सभी बनते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP को जनरेट करते हैं। कोफैक्टर्स जो एनएरोबिक में हैं वो 4 NADH मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन ये चारों NADH मॉलिक्यूल बजाय माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के सबस्ट्रेट लेवल पर ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनकी जो एनर्जी एटीपी बनाने में काम आती वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो इसलिए इसमें लॉस रहता है एटीपी का। Co-factors involve production of ATP। जब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जाएंगे तो दे वुड प्रोड्यूस ATP इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस केस में एनारोबिक में ये किसी तरह से को-फैक्टर्स ATP प्रोडक्शन से रिलेटेड या इन्वॉल्व नहीं रहते। एरोबिक leads to a significantly efficient ATP production जब NADH, FADH2, ATPs, GTPs बन रहे हैं। तो यहाँ एक बार जब ग्लूकोज का
कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 32 ATPs का निर्माण होता है आफ्टर कंप्लीशन। वहीं एनएरोबिक में सेम ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस और अपने फर्मेंटेशन वाले प्रोसेसेस पूरे करता है तो इट प्रोड्यूसेस ओनली 2 ATPs। तो डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जहां एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस या एरोबिक पाथवे 32 ATP दे रहा है एक ग्लूकोज के साथ में, द एनएरोबिक पाथवे प्रोड्यूसेस ओनली 2 ATPs। तो 30 ATPs का डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन, ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप्स हैं कुछ इरिवर्सिबल हैं कुछ रिवर्सिबल हैं, बट मेन 3 रिएक्शंस हैं और 3 एंजाइम्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करनी चाहिए। वो तीनों जो एंजाइम्स या रिएक्शंस हैं कि सबसे पहली रिएक्शन जो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन है, कि जैसे इंसुलिन के प्रभाव में ग्लूकोज को ब्लड सर्कुलेशन से कोशिका में लिया जाता है तो वहां ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करके कोशिका में ट्रैप किया जाता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ये अभिक्रिया पूरी करता है। हेक्सोकाइनेज इनहिबिट होगा हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी यदि कोशिका में पहले से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा अधिक है तो हेक्सोकाइनेज और अधिक ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट नहीं करेगा। तो ये एक फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप है विच प्रिवेंट्स द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज अंटिल द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ड्रॉप, कि जब एक लेवल से नीचे आएंगे तभी फर्दर फॉस्फोराइलेशन होगा और ग्लूकोज वुड बी यूटिलाइज्ड फर्दर। देन कम्स रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिट होता है बाय हाई लेवल्स ऑफ ATP एंड एक्टिवेटेड बाय हाई लेवल्स ऑफ ADP एंड AMP। यानी अगर ATP की मात्रा अत्यधिक है तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट होगा, कार्य नहीं करेगा, लेकिन यदि ADP या AMP की मात्रा अधिक है तो वो इसको काम के लिए एक्टिवेट करेंगे। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करने के लिए ADP या AMP की हाई लेवल्स जरूरी हैं। देन कम्स द रिएक्शन 10, लास्ट जो रिएक्शन है जहां पर पायरुवेट का निर्माण होता है। तो ये पायरुवेट काइनेज जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बना रहा है, उसका फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो ये भी एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिट होता है हाई लेवल्स ऑफ ATP से या एसिटाइल कोए से। तो अगर पहले से ही ATP की मात्रा वहां अधिक है तो पायरुवेट काइनेज would not let the reaction या it would not complete the reaction, और या फिर एसिटाइल कोए, पायरुवेट का जो अपघटन होता है इनटू एसिटाइल कोए, वो कंपाउंड यदि उपस्थित है हाई लेवल्स में, वो भी इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो ये तीनों रिएक्शंस, रिएक्शन 1, 3 एंड 10, ये तीनों रिएक्शंस आप ग्लाइकोलाइसिस के पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो ये तीनों रिएक्शन इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। थैंक यू।